राजनाथ जी, नेटवर्क 18 को इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अरसे बाद मीडिया से बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहली बार और उत्तर प्रदेश के अहम चुनावों के पहले। मेरा पहला सवाल जो इस वक्त न्यूज में है, हफीज सईद की हाउस अरेस्ट, क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सैंक्शंस के डर से पाकिस्तान ने ये किया है या फिर ये महज एक दिखावा सा है, और हमारी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वैसे हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट इसके पहले भी हो चुका है। जो 26/11 की जो घटना मुंबई की हुई थी, उसके बाद भी उसका हाउस अरेस्ट हो चुका है और यहां तक मेरी जानकारी है ये दूसरी बार हाउस अरेस्ट हुआ है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह दिखावा है। यदि सचमुच हाफिज सईद अथवा ऐसे आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ अथवा आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रति पाकिस्तान गंभीर है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कई मामलों में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से डोजियर्स भी पाकिस्तान सरकार को सबमिट किया है। तो हाफिज सईद के खिलाफ तो सचमुच चार्जशीट होनी चाहिए, उसे बिहाइंड बार होना चाहिए। तो इस पर आपका अगला कदम क्या होगा? इस पर आपका भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा? नहीं, बराबर हमारा प्रयत्न जारी है। ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ और ऐसे आतंकवादी सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि इधर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की है आतंकवाद के सवाल पर, और उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली है। हमारे चैनल CNN न्यूज 18 ने दिखाया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, यहां तक कि उनके घर के विजुअल्स भी हमने दिखाए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान हरदम कहता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। भारत इस सरकार कभी क्या दाऊद को यहां ला पाएगी, वापस ला पाएगी? वैसे मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कि कभी न कभी दाऊद भारत आएगा। उसको लाने में हम सबको कामयाबी हासिल होगी। हम लोगों का प्रयत्न जारी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम लोगों ने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही बतलाया है कि दाऊद कहीं नहीं है, दाऊद है तो पाकिस्तान में है। कहां है इसकी भी जानकारी हम लोगों ने पाकिस्तान को दी है, और बराबर दाऊद को भारत लाने का प्रयत्न हम लोगों का जारी है। और भारत, मुझे लगता है कि समय की बात है, लेकिन कभी न कभी लाने में हम कामयाब होंगे, ऐसा यकीन है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ये आपका पहला बड़ा इंटरव्यू है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसा बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ा? बहुत सोच समझ कर आपने लिया होगा, तो ऐसी उस वक्त क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से सिर्फ यही एक रास्ता बच गया था आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोच समझकर यह फैसला किया। हम सब सारे लोग बैठे थे उस समय। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब उनके ऊपर हमला हुआ तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि आतंकवादी हमला करने के बाद जो पाकिस्तान और भारत की सीमा है, उसके उधर जो लॉन्चिंग पैड है जहां से आतंकवादियों को बराबर भेजा जाता रहा है, वहां पर कुछ ऐसे आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो उस तरफ जो है हमारे सेना के जवान सीमा पार करके शायद किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर कितनी जाने की जरूरत पड़ी थी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गए और उन्होंने बड़ी संख्या में जो है ऐसे आतंकवादी जो लॉन्चिंग पैड अथवा उसके आसपास थे उनको एलिमिनेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। और हम यह मैसेज देने में भी कामयाब रहे हैं कि आतंकवाद से हम लड़ सकते हैं, और भारत को यदि कोई छेड़ने के लिए हम कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह कुव्वत है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भी सीमा पर तनाव पूरी तरीके से बना हुआ है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान भी अपने उससे बाज नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह के कड़े और कठोर कदम आपको उठाने पड़ेंगे? मैं तो यह मानता हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और पाकिस्तान यदि अपने में सुधार लाता है तो अच्छी बात होगी, और शायद भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि इस प्रकार की यदि कोई हरकत होती है आतंकवादी संगठनों के द्वारा या किसी के द्वारा, तो इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि भविष्य में इस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रास्ता खुला रहेगा हमारे लिए। हम चाहते नहीं, लेकिन यदि हालात इस प्रकार के पैदा होंगे तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटीज को बढ़ता हुआ देखते हैं कि कम होता हुआ देखते हैं? वैसे प्रयत्न हमारा बराबर ही है।
कि हॉस्टिलिटी किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ बढ़े ना, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है और अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते हम बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी यह विचार करना पड़ेगा कि भारत के साथ कैसे अपने रिश्ते वह बेहतर बना सकता है। भारत ने तो कई बार पहल की। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी पहल हुई, बाद में भी हुई, और मैं समझता हूं उसके पहले दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी इस दृष्टि से पहल की है। लेकिन जिस प्रकार का पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान के द्वारा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। बलूचिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर भी काफी प्रश्न उठे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में पब्लिकली बात की है, तब से पाकिस्तान ने भी इसको इंटरनेशनल मुद्दा एक बनाया है। आगे हमारी बलूचिस्तान को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, बलूचिस्तान का जहां तक प्रश्न है, भारत की बलूचिस्तान में कोई भूमिका नहीं है। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हां, यह बात सच है कि कहीं पर यदि कोई मानवाधिकार के इस प्रकार के गंभीर मामले यदि सामने आते हैं तो भारत कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो वहां पर भी मानवाधिकार के इस प्रकार के मामले थे, उसको देखते हुए भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला था उसके संबंध में। इससे ज्यादा हम लोगों की वहां पर कोई भूमिका नहीं है। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान को भी यह विचार करना चाहिए, उसे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, उसको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना, लेकिन वह पाकिस्तान किसी भी कल्चरल आइडेंटिटी को अपने साथ रखने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। जैसे चाहे वो पख्तून हो, चाहे बलूची हो, चाहे वह कश्मीरी हो अथवा सिद्धी हो, किसी भी कल्चरल आइडेंटिटी को अपने साथ रखने में वो कामयाब नहीं हो पाया है। पाकिस्तान को विचार करना चाहिए क्या कारण है कि किसी को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई संकट नहीं है। हमारे यहां हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मसला कश्मीर का है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक इंटरव्यू में कहा था कि कश्मीर को विश्वास भी चाहिए, कश्मीर को विकास भी चाहिए। आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार जम्मू कश्मीर में भी है। क्या आपको लगता है कि ये विश्वास आप लोग कश्मीरी में, एक आम कश्मीरी में जागृत कर पाए हैं, विश्वास बना पाए हैं इस तरह का? मैं कह सकता हूं कि कश्मीर का जो बहुसंख्यक समाज है, मैंने वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। रिलीजन के बेसिस पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। भारत के प्रति लोगों के दिल में एक भरोसा है और विश्वास है। और पहले भी मैंने कहा था, कई बार मैंने कहा था कि जहां तक कश्मीर का प्रश्न है तो कश्मीर को हम अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके दिलों में खौफ पैदा करके, भय पैदा करके साथ नहीं रखना चाहते हैं। उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा करके हम उनको साथ रखना चाहते हैं। और इस दृष्टि से बराबर भी कोशिश हुई है। आपने देखा होगा कि जिस समय वहां पर बाढ़ के कारण तबाही मची हुई थी, उस समय भी तुरंत बिना प्रतीक्षा किए उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे और जितनी अधिकतम मदद हो सकती थी वो मदद करने की कोशिश कश्मीर के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने की है। तो आपको लगता है कुछ पिछले महीनों में कुछ सुधार हुआ है, वहां पे लोगों में कुछ ज्यादा विश्वास जागा है? पहले की अपेक्षा स्थिति नियंत्रण में है, यह सच्चाई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के फैसले को लेकर उनका कड़ा विरोध हुआ है। 7 मुस्लिम देशों पर पाबंदी लगाई गई। क्या आप निराश हैं कि उनमें से पाकिस्तान एक नहीं था? नहीं, हमारे हताशा और निराशा का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ये कोई सॉवरेन कंट्री क्या फैसला करती है उस संबंध में मुझे कुछ रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने 7 कंट्रीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उसमें पाकिस्तान को छोड़ दिया, तो इससे हमको निराशा नहीं है। लेकिन आज भी किसी एक देश ने कई इस प्रकार की कंट्रीज के ऊपर प्रतिबंध लगाया है जिसमें कि पाकिस्तान शामिल है। जी, उन्होंने भी पाकिस्तान कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं आने वाले समय में, पर अभी उन 7 देशों में नहीं है। आगे चलकर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे। ये उनका अपना फैसला है। पर क्या आप इससे सहमत हैं जो उन्होंने किया? मैं यह मानता हूं कि आतंकवाद का मुद्दा किसी एक देश के लिए चुनौती का यह मुद्दा नहीं है, बल्कि आतंकवाद के सवाल पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड होने की आवश्यकता है।
और आपने देखा है कि प्रारंभ से ही भारत ने और भारत के प्रधानमंत्री ने इस दृष्टि से प्रयत्न किया है और काफी हद तक उसमें कामयाबी हासिल हुई है। सऊदी अरब जैसा देश भी आज आतंकवाद के मुद्दे पर पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो फैसला किया है वो उचित है अथवा अनुचित है, उन्होंने अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए और उसके आधार पर उन्होंने फैसला किया है। तो मैं समझता हूं उस संबंध में मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और रक्षक चीन है। इस दोस्ती का असर भारत और चीन के रिलेशंस में आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी सॉवरेन कंट्री किस कंट्री के साथ उसके कैसे संबंध हैं इसकी हम बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि हमारे चीन के साथ रिश्ते बेहतर हैं और आगे हमारे चीन के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। मैं ये नहीं देखना चाहता कि चीन के रिश्ते भी हमारे साथ बेहतर हैं तो और दूसरे देशों के साथ कितने बेहतर हैं नहीं हैं, इसकी समीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा विश्वास भी है कि आगे भारत और चीन के रिश्ते और बेहतर होते जाएंगे। पर देखा गया है कि यूनाइटेड नेशंस की चाहे परमानेंट मेंबरशिप का इशू हो या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप का या फिर एक टेररिज्म को बैन को लेकर उसकी इशू हो, चाइना ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं दिया, खुलकर साथ नहीं दिया। ऐसा क्यों? फिर भी हमारा प्रयत्न जारी है। आपको उसके बावजूद उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे रिश्ते उनसे बेहतर होंगे? बिल्कुल, हम निराश नहीं हुए हैं, हमारा प्रयत्न जारी है। कभी न कभी ऐसा अवसर आएगा कि चाइना पूरी तरह से आतंकवाद जैसे मुद्दों पर यह भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा अथवा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का भी यहां तक सवाल है, उस पर भी कभी न कभी साथ होगा। सिर्फ चाइना के ऑब्जेक्शन की वजह से मसूद अजहर को अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित नहीं किया, क्या आप इस बात से निराश हुए? ना, स्वाभाविक मैं तो ये मानता हूं उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था, उसके संगठन को भी प्रतिबंधित करना चाहिए और साथ ही साथ उस आतंकवादी सरगना को भी प्रतिबंधित करना चाहिए और इसकी मदद चाहिए, सभी की मदद चाहिए। पर चाइना ने हमारा इस पर सपोर्ट नहीं किया, इसके बावजूद आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे रिलेशंस उनसे ठीक होंगे? हो सकता है कि उसकी अपनी कुछ परिस्थितियां हो कि इस समय सपोर्ट न किया हो हमारा, लेकिन भविष्य में करेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम अपनी तरफ से हम प्रयत्न करते रहेंगे कि उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, उसे आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए। राणा जी, मोदी सरकार का सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड कदम था डिमोनेटाइजेशन। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी की वजह से ब्लैक मनी में कुछ असर पड़ा है, कुछ कम हुआ है, और इसका असली लाभ क्या हुआ है आम आदमी को? देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं कि नोटबंदी का जो फैसला ये बहुत ही एक बड़ा फैसला था और इसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति का इसमें प्रधानमंत्री ने परिचय दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और यह जो फैसला लिया गया है वह किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर फैसला नहीं लिया गया है। यह फैसला लिया गया है इस राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। और जहां तक काले धन का सवाल है, काले धन के संबंध में मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप में काफी हद तक कामयाबी इसमें मिली है, उसको रोकने में अथवा उसको बाहर लाने में कामयाबी मिली है। और मैं यह मानता हूं काला धन ही नहीं, जो आतंकवादियों को भी जो फंडिंग होती रही है उस फंडिंग में भी काफी कमी आई है। जैसे मैं जानता हूं कि जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, जिन्हें माओवाद जिसे कहते हैं, जिन राज्यों में है वहां पर कई मामले ऐसे प्रकाश में आए हैं कि उन्होंने प्रयत्न किया जो पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट थे उसे चेंज कराने की उन्होंने कोशिश की, वो गिरफ्त में आए हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, और उससे उनकी गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं इस नोटबंदी के फैसले के कारण। हवाला के कारोबार पर भी जो है काफी प्रभाव पड़ा है, वो भी बिल्कुल बहुत ही कम हुआ है इधर नोटबंदी के फैसले के कारण। और वैसे हमारी सरकार की पूरी कोशिश यही है कि हम इस करप्शन को जहां तक हो सके हम इसको मिनिमाइज कर सकें, ब्लैक मनी का जनरेशन न हो, यह हमारा प्रयत्न है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ भी हम लोग
देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यह बात सच है कि मैं मानता हूं कि पूरी तरह से कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। नकदी भी चलती रहेगी, लेकिन काफी हद तक प्रयत्न है। नोटबंदी के पीछे आतंकवाद को लेकर या काउंटरफिट करेंसी को लेकर ये कितना बड़ा कारण था नोटबंदी के पीछे? देखिए, कारण तो सब थे, मैंने यह नहीं कह सकते किसी एक कारण को ध्यान में रखते हुए ही यह नोटबंदी का फैसला लिया गया। यह सब सारी चीजें उस समय सामान्य थी जिस समय यह फैसला किया गया। यदि हम नोटबंदी यदि करते हैं, 500 और 1000 रुपए का यह लीगल टेंडर नोटों का समाप्त करते हैं, तो उसका क्या क्या लाभ होगा, इस संबंध में तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक पहले ही विचार हुआ था। तमाम इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, इस मूव को, लेकिन आपने देखा होगा कि इधर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कई ऐसे आर्टिकल्स आए हैं जी। और केवल नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम के भी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने आर्टिकल्स लिखी हैं, उसमें भारत की इस नोटबंदी के फैसले की प्रशंसा की है। पर काफी लोगों ने जो क्रिटिसिज्म किया उसमें कहा है कि ये एक पॉलिटिकल मूव था, न कि इकोनॉमिक मूव। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सपा और बहुजन समाज पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है, और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी और सबकी छवि भी काफी अच्छी हुई है कि एक कदम उठाया है, ठोस कदम उठाया है ब्लैक मनी के ऊपर क्रैकडाउन का। तो पॉलिटिकल मूव ज्यादा और इकोनॉमिक मूव कम, ऐसा लोग बोलते हैं। इसके बारे में आपका क्या है? मैं यह आरोप लगाने वालों से पूछना चाहता हूं कि इससे क्या राजनीतिक लाभ जो है मोदी जी लेना चाहते थे, अथवा हमारी यह सरकार राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और बराबर में इस बात को बोलता भी हूं कि हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति यदि करते हैं तो समाज बनाने के लिए करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं। तो बहुत यह सोच समझ कर यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है। हम काले धन के प्रचलन को समाप्त करना चाहते हैं, इसकी जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उसको समाप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अमीर और गरीब के बीच की इनकम डिस्पैरिटी, जो आय की विषमता है, उसे भी हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से जो आतंकवादी ताकतें हैं अथवा इस प्रकार की उग्रवादी ताकतें हैं, उनको भी हम पंगु बनाना चाहते हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में मुझे कुछ दिनों पहले बताया कि जितना रुपया सिस्टम में वापस आ गया है वो सारा व्हाइट मनी नहीं है, इसमें काफी सारा अभी भी ब्लैक मनी है, जो कि सच कहा उन्होंने, सच कहा। इनफैक्ट गवर्नमेंट और आरबीआई को उम्मीद नहीं थी कि इतना पैसा वापस आ जाएगा, करीब करीब पूरा पैसा वापस फॉर्मल इकोनॉमी में आ गया है। तो क्या आने वाले समय में, आने वाले साल में काफी इनकम टैक्स का क्रैकडाउन होगा, ये पता करने के लिए कि ब्लैक मनी को और अनर्थ करने के लिए क्रैकडाउन होगा? देखिए, इस मामले में इस देश ने सहयोग किया है। सरकार का जो ये फैसला था, इसमें किसी के ऊपर क्रैक डाउन करने की मंशा हमारी सरकार की नहीं है, किसी को परेशान करने की ये मंशा नहीं है। और आपने देखा होता कि यदि सरकार को परेशान करने की मंशा होती तो इसके पहले इनकम डिस्क्लोजर का एक सिलसिला प्रारंभ किया था, वो न किया होता, ऑल ऑफ सडन का एक डिसीजन ले लिया होता। अब चीजें सामने आ गई हैं, किसके पास था, कितना था, क्या था, तो किसी का हैरेसमेंट न होने पाए, ये पूरी सावधानी हमारी सरकार बरतेगी। हम जो कुछ भी करेंगे पूरी संवेदनशीलता के साथ करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये आपने इनकम डिस्क्लोजर की बात करी, अगर नोटबंदी के अनाउंसमेंट के साथ साथ इनकम डिस्क्लोजर की भी स्कीम आती तो शायद ज्यादा लोग पैसा डिस्क्लोज करते शुरू में? नहीं, आप लोगों ने काफी दिनों बाद उसको लागू किया। नहीं, वो तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले, तो वह एक स्टेप ऐसा था ये कि समझा गया कि वास्तव में यदि कोई करना चाहता है तो इनकम डिस्क्लोज तो वह कर सकता है कुछ अपना टैक्स अदा करने के बाद। तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन जितनी अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो बची खुची ब्लैक मनी थी वो बैंकों में आ गई है। अब यह जाहिर है कि कहां से आई है, कैसे आई है, अब वो बात छिपी हुई बात नहीं रह गई है। तो जो कुछ भी कार्रवाई होगी, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ। किसी का उत्पीड़न अथवा किसी का कोई हैरेसमेंट करने की हमारी गवर्नमेंट की मंशा नहीं है और न करेंगे। अब थोड़ी नजर कुछ आने वाले प्रदेशों के चुनावों पर। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, हमारे साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा राजनाथ सिंह आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने बहुत सारे चेहरे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा आपका है। उसके बावजूद
उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे को आगे करके लड़ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, इसके पहले भी कई विधानसभा के ऐसे चुनाव हुए हैं जहां पर कि हम लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट नहीं किया है, और कई ऐसे भी चुनाव हुए हैं जहां पर कि हम लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, उसमें प्रभारी मैं ही था वहां जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट हम लोगों ने नहीं किया। हरियाणा का चुनाव भी हाल में आपने देखा, हम लोगों ने चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित नहीं किया, फिर भी हम लोगों ने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र में भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया था। वैसे ही बहुत ही सोच समझकर हम लोगों ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में भी चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट किसी को प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी, मैंने स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। आपके पास पार्टी जरूर आई होगी पहले ये बोलने के लिए कि आपको चेहरा बनाकर आगे ले चला जाए, कुछ इस पर कुछ सलाह विमर्श हुआ था, कुछ ये कोई इरादा था पार्टी का पहले कि राजनाथ जी को उतारा जाए मैदान में चेहरा बनाकर? नहीं, मैं तो 2002 में वहां से उसके पहले मैं चीफ मिनिस्टर था, वहां से मैं हटा हूं, लंबा समय गुजर गया है, और मैं समझता हूं कि इस समय कई हमारे ऐसे चेहरे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप और राहुल जी, इस समय तो मैं गृह मंत्री हूं ही। जी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, पर फिर भी मनोहर पर्रिकर जी को अगर वापस कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनको वापस भेजा जाएगा, अगर आपके पास ऐसा मौका आए तो क्या आप उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे? भेजा जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक वहां के लोकप्रिय नेता हैं मनोहर पर्रिकर जी, उनके प्रति गोवा की जनता का विश्वास है, भरोसा है। हम लोगों ने कहा कि एक बराबर देख रेख उनकी बनी रहेगी सरकार के कामकाज पर। उन्होंने खुद भी कहा है कि अगर उनका बस चलता तो वो शायद सेंटर में ना आते, वो गोवा में ही रहते। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको ऐसी कोई आपके सामने सिचुएशन आई तो क्या आप वापस जाना चाहेंगे? अगर आपको पार्टी ने कहा कि आपको जाना चाहिए तो क्या आप इसको कंसिडर करेंगे? ये तो काल्पनिक प्रश्न हो गया। ये तो प्रश्न ही काल्पनिक हो गए। नहीं, ऐसा होगा कि नहीं? आप नहीं कह रहे हैं, आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं, पर आप ना भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, हम तो वैसे गृहमंत्री तो हैं ही, अब सारे पद हम ही लेंगे, ये कहाँ का न्याय है जी? अन्य लोगों के साथ जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप ये यूपी के लड़कों से कैसे लड़ेंगे? ये जैसे बिहार में इन्होंने बिहारी वर्सेस बाहरी का एक वो किया था, अब उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश और राहुल बीजेपी को कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ की चुनावी प्रतिक्रिया डाल रहे हैं। तो ये आप इस मुद्दे से कैसे, आप वहाँ का चेहरा है? मैं समझता हूँ कि हताशा निराशा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का संचालन हो रहा है वह स्थानीय लोगों के द्वारा ही हो रहा है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्हीं के द्वारा उसका संचालन हो रहा है। कैंपेन में भी सामान्यतः वही जा रहे हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। मैं आज से कैंपेन में निकल रहा हूं, सारे लोग लगे हुए हैं। इस आरोप में कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जीत की क्या संभावना है? आप कितनी सीट देते हैं अपनी पार्टी को? देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में 250 से कम नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, ऐसा मैं मानता हूं। ये ऊपर जा सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, 250 मिनिमम। तो आप भी अमित जी जैसे कह रहे हैं 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं, करीब करीब। देखिए, ये एक तो अनुमान है, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सारे सीटों को देखने के बाद और वहां की इक्वेशंस को देखने के बाद जो हमारा असेसमेंट है कि 250 से कम नहीं होना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? डायरेक्ट लड़ाई आपकी सबसे ज्यादा? मैंने उन लोगों को फैसला करना है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े। अब आप देखिए, यदि बहुत ताकतवर यदि होते, उनके अंदर आत्मविश्वास होता, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों एक दूसरे के साथ गठबंधन न करते। और आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ, उस पर श्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने सचमुच समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया,
उन्होंने कैसी अपनी वेदना व्यक्त की, कितना अधिक तकलीफ उनको हुई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में कल्पना नहीं कर सकता था कि हमारी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी, जिसने आजादी के 70 वर्षों में इस देश को बर्बाद किया है, तबाह किया है, यहां गरीबी बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, उस कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी आज समझौता कर रही है। और इस समाजवादी पार्टी के संस्थापक आज इतने दुखी हैं। पर अब ये तो मानेंगे कि ये परिवार की जो लड़ाई हुई, जो 2-3 महीने से जो ये ड्रामा चल रहा है, उसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो लोग भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं, ये कभी नहीं लोग भूलेंगे। क्योंकि अब बात ये हो रही है कि अखिलेश ने डेवलपमेंट क्या किया, और उन्होंने गठबंधन करके यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक और हो सकता है कांग्रेस का एक जो कोर वोट बैंक है, ऊपर से कुछ ब्राह्मण, ये सब भी शायद उनका रुझान भी गठबंधन की ओर हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता में राजनीतिक जागरूकता है और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही लोग सजग रहते हैं। ऐसा मानना कि उत्तर प्रदेश की जनता केवल जातिगत आधार पर ही अपने मतों का प्रयोग करती है, यह कदापि उचित नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमें तो सभी जाति और सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होता है। जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं हैं, और इस आधार पर किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। और झगड़े का जहां तक सवाल है, देखिए, किसी परिवार में कलह होता है तो उससे मैं समझता हूं कि किसी को बहुत सुखद अनुभूति होती होगी, ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। हां, लेकिन उत्तर प्रदेश का नुकसान हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार ही सत्ता में वहां पर था, और परिवार सत्ता में ना होता तो कलह होती, चाहे जो कुछ भी होता, कभी मामला सुलझ जाता, वो तो अलग की बात है। लेकिन उस परिवार में कलह हुआ, उसके कारण जो है उत्तर प्रदेश की जनता को भी सफर करना पड़ा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, कानून और व्यवस्था को लेकर तो एकदम बिल्कुल त्राही उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है। क्या विकास हुआ है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई उत्तर प्रदेश में, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब सांप्रदायिक दंगे बढ़ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तब उसके बाद बिल्कुल अमन अमान के हालात रहते हैं, पूरी तरह से शांति बनी रहती है। राजा जी, बिहार के चुनाव के पहले मोहन भागवत जी ने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। इस बार भी मनमोहन वैद्य जी ने कुछ इस रिजर्वेशन के मुद्दे को उठाकर बहुत ही मायावती को एक कार्ड दे दिया है। बहुत ही स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत ही स्पष्ट। जो आरक्षण की व्यवस्था चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। आरएसएस ये छेड़छाड़ क्यों करता रहता है चुनाव के पहले? नहीं, अब जैसे उन लोगों ने बाद में कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसकी गलत व्याख्या की गई, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन था उनके स्टेटमेंट का, इसे क्लैरिफाई किया है उन लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार इस आरक्षण के सवाल पर अपनी नीति को स्पष्ट कर चुकी है। हाँ, लेकिन लोग अनावश्यक केवल जाति, पंथ और मजहब की जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं ना, अनावश्यक भी इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश की गई है। इलेक्शन के पहले थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए लीडर्स को कुछ बोलने से। ये मुद्दे जरा नाजुक मुद्दे हैं, इनको उठाकर आप खुद भी अपने आप को अटैक के लिए वो करते हैं। इलेक्शन के पहले ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं बराबर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए, सजग रहना चाहिए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के मुद्दे को लेकर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है? हाँ, लड़ रही। आपको लगता है कि डंके की चोट पर आप कह रहे हैं कि नोटबंदी अच्छा हुआ और हम बिल्कुल एक बड़ा भारी चुनावी मुद्दा है? इसके पहले भी जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश के जिस भी राज्य में हुई है, पोस्टर्स में ये नहीं दिखाई पड़ रहा है ज्यादा। नोटबंदी के सवाल पर हमको एक ट्रेमेंडस रेस्पॉन्स जो है जनता का प्राप्त हुआ है। और आज से मैं कैंपेन उत्तर प्रदेश में शुरू करना हूं। इसके पहले मैं पंजाब गया था, गोवा गया था कैंपेन के लिए, वहां पर मैंने नोटबंदी की बात की है और उस पर ट्रेमेंडस रिस्पांस हमको मिला है। हम इस सवाल को तो जनता के बीच रखेंगे, क्योंकि इधर इधर कुछ मैनिफेस्टो में भी देखा गया है कि हिंदू एक्सोडस, पलायन की बात ज्यादा हो रही है। काउ स्लॉटर पे आप लोग काफी बातें कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक पे भी बात हो रही है। यहां तक कि कुछ
हेलीकॉप्टर सर्विसेज चालू करेंगे, वो भी कुछ कुछ हिंदू स्थलों पे, प्रयाग हो गया, बनारस हो गया, चित्रकूट हो गया, मथुरा हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि रिटर्न टू सॉफ्ट हिंदुत्व की बात है और इन मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहले तो हिंदुत्व को डिफाइन करना पड़ेगा, और हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन कर दिया। आप किसी की बात मत मानिए, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से हिंदुत्व को डिफाइन किया है उसे तो मानिए। और जहां तक एक्सोडस का सवाल है, लोगों के पलायन का प्रश्न है, इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे कि किसी का भी पलायन किसी भी सूरत में न होने पाए। मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, और पलायन के लिए भी कोई किसी को बाध्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो आपने कहा कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है कुछ कहां हिंदू स्थलों में, मैंने कहा वो भी ज्यादातर हिंदू स्थल नहीं चाहिए। हिंदू स्थल होगा, मुस्लिम स्थल होगा, सिख स्थल होगा, कोई ऐसे स्थल है, बौद्ध स्थल होगा, तो वहां पर किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों की आस्था और श्रद्धा है उन लोगों को स्थान पर जाने के लिए साधन मुहैया कराए जाने चाहिए, ताकि सहजता और सरलता के साथ लोग अपने श्रद्धा केंद्रों पर पहुंच सके। इसको मैं समझता हूं कि हिंदुत्व से अथवा अन्य किसी चीज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू एक्सोडस और पलायन का मुद्दा आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में, और आप पलायन के लिए किसको जिम्मेदार ठहराते? देखिए, इसमें तो सचमुच सरकारों को यह ध्यान देना चाहिए था उसकी कैसे हालात न पैदा होने पाए। जो कुछ भी हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। अब उसमें इतना ही मैं कह सकता हूं कि भविष्य में हम लोग पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी का वहां से पलायन न होने पाए। केवल कैराना अथवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी न होने पाए। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको कश्मीर से ब्राह्मणों के एक्सोडस से कंपेयर किया है। क्या आप मानते हैं कि स्थिति इतनी बुरी है? मैंने उनका अपना स्टेटमेंट है। नहीं, अब इतनी बुरी नहीं, ये नहीं कह सकते कि बेकाबू हो गया है। ऐसी सरकार चाहिए जिसकी नीयत साफ हो ऐसे मामलों पर, ऐसे मुद्दों पर। और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नीयत साफ नहीं है इसमें? ना 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 ना, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां जाति, पंथ, मजहब, धर्म की राजनीति करती हैं। समाज को बांट कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, समाज को जोड़कर राजनीति की जानी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस समय हम लोग चुनाव 2014 का लोकसभा का लड़ रहे थे, उस समय भी जो नारा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, यही दिया था, सबका साथ सबका विकास। इस चुनाव में राजनाथ जी, राम मंदिर का मुद्दा कितना अहम होगा? इस बार भी आपने मैनिफेस्टो में उसका जिक्र किया, अमित जी ने भी उसकी बात करी, पर हर बार जब आप लोग बात करते हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के घेरे में ले लेते हैं। तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में मुद्दा तो जरूर उठाती है, पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती इसको करने के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए। क्या आप मानेंगे इस बात को? पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और राम जन्मभूमि के सवाल पर ऑलरेडी हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है, और अब भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल विचाराधीन है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे आपके कुछ मोटर माउथ्स जो हैं वो कम्युनल कार्ड खेलने लगे हैं। जैसे संगीत सोम हो गए, साक्षी महाराज जी ने तो ये तक कहा कि हमारे मजहब में 4 बीवियां और 40 बच्चों की बात नहीं होती है। मौका मिलते ही शाहरुख खान पर टूट पड़ते हैं। तो इस तरह के पार्टी के नेताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि कभी भी राजनीति कम्युनल कार्ड्स के आधार पर नहीं खेली जानी चाहिए, किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो अथवा बसपा हो। क्योंकि मैंने देखा है कि कांग्रेस और सपा बसपा जो है अवसर जब भी मिलता है उन्हें, और यहां जरूरत होती है इसी प्रकार के कुछ कम्युनल कार्ड प्ले करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश को हमको यदि लेकर चलना है तो जब तक सबका साथ नहीं होगा, सबका सहयोग नहीं होगा, तो हम भारत को जिन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं उन ऊंचाइयों तक ले जाना असंभव होगा। तो क्या आप साक्षी महाराज, किसी के मन के अंदर, किसी के दिल के अंदर नफरत पैदा करके हम भारत को महान भारत नहीं बना सकते।
बल्कि लोगों के दिलों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा पैदा करके ही हम भारत को एक महान भारत बना सकते हैं। तो क्या आप साक्षी महाराज जी के उसका खंडन करेंगे, इस स्टेटमेंट? नहीं, देखिए, हम किसी के स्टेटमेंट का खंडन अथवा वो करने के लिए मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, क्योंकि मैं बराबर दौरे पर था, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं किसने क्या कहा, किन संदर्भों में कहा, क्या कहा, उसके बारे में मुझे नहीं कहना है। लेकिन मैंने अपनी बात कही है। इस चुनाव में बात भारतीय जनता पार्टी और सपा और कांग्रेस के गठबंधन की ज्यादा हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की कम। क्या आपको लगता है कि मायावती भी इस चुनाव में एक डार्क हॉर्स के रूप में है? उन्होंने करीब 100 कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स को इस बार टिकट दिया है, और कुछ बाहुबली नेता जो सपा को छोड़ रहे हैं वो भी उनसे जा जुड़े हैं, मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, तो इन सब के पास भी अपनी कुछ 2-4 सीटें हैं यूपी में। तो लगता है आपको कि ये डार्क हॉर्स है मायावती? देखिए, इतना तो मैं नहीं जानता कौन डार्क हार्स है, कौन ब्लू हार्स है, कौन येलो हार्स है लेकिन कौन लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसी एक पार्टी अथवा एक अलायंस के बारे में नहीं कहा जा सकता। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ये अलायंस लड़ेगा, सपा और कांग्रेस का। कई ऐसे स्थान है जहां पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, हर विधानसभा क्षेत्रों पर। हो सकता है 2-4-10 ऐसे हों जहां पर की लड़ाई न हो। इस बार राजनाथ जी, बीजेपी वर्कर्स में बड़ा आक्रोश है 2 बातों को लेकर। एक तो उनको लगता है कि आप लोगों ने तोड़ फोड़ कर तमाम राजनीतिक पार्टियों से लोगों को अपनी पार्टी में बुला लिया है और उनको टिकट भी दे दिया है, और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने के बावजूद वरिष्ठ नेताओं के जितने रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी काफी अकोमोडेट किया गया। तो इन दोनों बातों को लेकर उनमें बड़ा आक्रोश है, इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना दरवाजा बिल्कुल बंद करके नहीं रखती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश की रही हो, चाहे दुनिया की किसी देश की कोई राजनीतिक पार्टी रही हो, जरूरत पड़ने पर कुछ लोग अपने सिद्धांतों को, अपनी आइडियोलॉजी को, विचारधारा को छोड़कर यदि किसी दूसरे दल में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सम्मिलित होते रहे। यहां पर भी आए हैं कुछ लोग, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं लोग, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति पूरी तरह से सजग है, और हमारे कार्यकर्ताओं को भविष्य में मान सम्मान मिले, इसके प्रति हम पूरी तरह से संवेदनशील रहेंगे। तमाम वरिष्ठ नेताओं के फैमिली मेंबर्स को भी बहुत टिकट मिला है, किसी के भाई को, किसी के ग्रैंडसन कल्याण सिंह जी हो गए, सुपुत्र पंकज भी नोएडा से लड़ रहे हैं। इसके बारे में भी पार्टी वर्कर्स में थोड़ा अनरेस्ट था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक पंकज का सवाल है, उन्हें 2007 में ही जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी जिस इलेक्शन कमेटी में थे, उस समय ही मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। फिर भी पूरी, और उस समय कल्याण सिंह जी ने पंकज का नाम प्रपोज किया था, 2007 की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो फिर आदरणीय अटल जी ने स्वयं और अपनी तरफ से कहा भाई हम लोगों का डिसेंट नोट कर लिया जाए, और पूरी इलेक्शन कमेटी चाहती है कि पंकज को टिकट मिले, और हम लोग अध्यक्ष जी की बात से सहमत नहीं है, यह दर्ज कर लिया जाए ऑन रिकॉर्ड। फिर भी मैं नहीं माना, लेकिन तुरंत अटल जी, अडवाणी जी ने ही कहा, अनंत कुमार उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी थे, इन्हें जाकर नाम घोषित करिए। तो पंकज सिंह का नाम उस समय विधानसभा चुनाव के लिए घोषित कर दिया गया। फिर मैं घर पर आया तो उसमें मैं मायूस था, तो पंकज को लगा कि पापा क्यों मायूस हैं, तो हमसे मिलने के लिए आए कि आप इसे खुश नहीं है इस फैसले से। मैंने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट दे रहा हूं, या मैं अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहा हूं और मैं दल के साथ न्याय कर रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो तुरंत वो बहुत दुखी तो वो भी हुए, टिकट कटा था तो स्वाभाविक रूप से कष्ट उनको भी था। तो हमसे पूछे तो मैंने सुझाव दिया कि नहीं, जाकर अटल जी से आशीर्वाद लेके माफी मांगो कि पिताजी नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जाकर अटल जी से सपत्नीक वो दोनों गए और जाकर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी, और उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े। और उस समय भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि कोई नेता का लड़का है तो कभी चुनाव लड़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन कम से कम यदि किसी भी नेता का कोई लड़का है तो उसे 10 वर्ष तक
उस पार्टी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। ये हमारा कहना था और उसी चीज का हम निर्वाह कर रहे हैं और हमारी उसमें कहीं भूमिका नहीं है कि किसको टिकट में पंकज को मिला, उनको मिला। अब तो जिनको टिकट मिला उनमें 10 वर्ष का रूल आपने लागू किया है? नहीं, हमने कोई, हमारे अध्यक्ष नहीं, हमारी एक सोच है। सामान्यतः इसका ध्यान देना चाहिए और कुछ और भी ऐसे कारण होते हैं जिस आधार पर पार्टी को फैसला करना पड़ता है। राणा जी, पंजाब चुनाव जो कि एक और बहुत अहम चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की इस वक्त बढ़त दिखाई देती है, आपका इसके बारे में क्या मत है? नहीं, वहां पर बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल गठबंधन की सरकार बनेगी पंजाब में। आप मानते हैं कि वो वापस बनेगी? हाँ, बिल्कुल बनेगी। ज्यादातर ओपिनियन पोल्स वैसे दिखा रहे हैं कि आप और कांग्रेस की बढ़त है। नहीं, ओपिनियन पोल बराबर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बादल्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा है। ओपिनियन पोल बराबर सही तो नहीं होते ना। ओपिनियन पोल ही है, अनुमानों पर आधारित होते हैं। ये अकाली दल का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी ने वहां सरकार बनाई तो उस पार्टी का रुझान खालिस्तान की ओर काफी ज्यादा है, तो हो सकता है कि मिलिटेंसी का वापस वहां पे एक इट माइट रेयर इट्स अगली हेड अगेन। क्या आपको गृह मंत्री होते हुए इस बात की चिंता है? नहीं, इस प्रकार के यदि कोई हालात पैदा होंगे तो उस पर हम नियंत्रण पाएंगे। गृह मंत्री के नाते तो इतना ही मैं कह सकता हूं। और चाहे कोई भी आतंकवादी ताकत हो अथवा इस पर उग्रवादी ताकत हो, उसको पनपने की इजाजत किसी भी सूरत में इस देश में नहीं दी जाएगी। जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। गोवा में भी एकदम कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को वहां पे एकदम कठिन समय से गुजरना पड़ा? नहीं, बीजेपी को गोवा में तो क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। मैं भी गया था कैंपेन में, वहां देखा जनता का एकदम बिल्कुल ट्रमेंडस रिस्पांस वहां पर मिल रहा था बीजेपी को, तो वहां तो क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। एक नजर दिल्ली सरकार और सेंटर की नोकझोंक पर। लोग कहते हैं कि नजीब जंग जी ने त्रस्त होकर एकदम परेशान होकर अपना इस्तीफा डाल दिया। वो एक तरीके से एक पंचिंग बैग बन गए थे सेंटर और दिल्ली बने थे और बहुत ही कुशलतापूर्वक उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नजीब जंग साहब ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और इम्पार्शियल रहते हुए। तो अचानक से रिजाइन क्यों कर दिया? उनके पास तो अभी काफी समय था। और देखिए, वो पहले भी कह रहे थे कि हमारा काफी दिन हो गए, ऐसा उन्होंने कहा और उन्होंने शायद इस कारण जो है त्याग पत्र दिया होगा, लेकिन परेशान होकर कोई त्याग पत्र दिया ऐसा नहीं है। बहुत ही अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं और इम्पार्शियल रहते हुए नजीब जंग साहब ने काम किया है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि सरकार की तरफ से कभी भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। आपने देखा होगा कि मेरे बारे में भी उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर का भी हमारे ऊपर कभी कोई, पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई 2 साल पहले ही अपने कार्यकाल से लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोई ऐसा कार्यकाल नहीं होता कि मैंने 5 साल हो, ऐसा नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता। खैर, ये एक बात रही, मगर दिल्ली सरकार और सेंटर पे शुरू से ही लड़ाई झगड़ा नोकझोंक तो लगा ही रहता है। वो केजरीवाल जी कहते हैं कि सरकार काम नहीं करने देती, एलजी अपने मन से करते हैं जो उनको करना होता है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, वो सेंटर की सुनती है। इस बात से आप सहमत हैं कि? राहुल जी, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कम से कम सरकार को काम करना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके तहत ही हमको काम करना चाहिए ना। मैं कहता हूं कि यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत काम न किए होते तो कई बार दिल्ली की या आपकी सरकार अदालत गई और हर बार अदालत में उसे मात खानी पड़ी है, उसे वो पराजित हुई है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बियॉन्ड जाकर वो यदि केंद्र सरकार से कुछ अपेक्षा करेंगे तो कैसे संभव? हम नहीं कर सकते। सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उनके पीछे लग पड़ी रहती है, ये भी उनका एक कहना है कि सीबीआई से भी परेशान करवाती है सर। सीबीआई एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करती है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम लोग नहीं कहते सीबीआई को कि तुम जाओ उनके ऊपर छापा मारो, उनको बिहाइंड बार करो, ये सब कुछ कभी नहीं होता। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम कर रही है। पर ज्यादातर ऑपोजिशन ये नहीं मानता, वो कहता है कि आप लोग सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी यही कह रही हैं, वाड्रा गांधीज भी ये कह रहे हैं, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। राजा जी, मोदी जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित करने से पहले आपको एक भारी कंसेंसस पार्टी में बनाना पड़ा।
काफी कुछ वरिष्ठ नेताओं को समझाना पड़ा, ऑन बोर्ड लेना पड़ा। तो आपका प्रधानमंत्री जी के संग पर्सनल इक्वेशन कैसा है और एक वर्कोहलिक प्राइम मिनिस्टर के संग काम करने में कैसा लग रहा है? मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, ये प्रश्न पूछने की जरूरत क्यों पड़ी है? नहीं, क्योंकि आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं। नहीं, इस पर तो बोलने में मुझे स्वयं संकोच हो रहा है। यह तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए कभी। नहीं, मेरा कोई इसमें कोई और वो नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका उनसे पर्सनल इक्वेशन डे और एक चीज मैं बता दूं, हमारी जिंदगी में आप उठा कर देख लीजिए, 26 साल की उम्र में सबसे पहले मैं विधायक में बना था मिर्जापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारे रिश्ते जिनसे बन जाते हैं, रिश्ते हमारे टूटते नहीं हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिनसे रिश्ते बने हों, जो हमारी 26 साल की आयु थी तब से लेकर आज तक, आप बतला दीजिए हमारे रिश्ते किसी से टूटते नहीं है, बिगड़ते नहीं है। रिश्ते जिससे एक बार बन गए फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। हाँ, जहां तक वर्कोहलिक की आपने बात कही, बात सही है। गजब की क्षमता है परमात्मा ने, हर समय काम करते रहना। कभी कभी तो मोदी जी को मैं भी ये कहता हूं, कैसे आप इतना काम कर लेते हैं? हम लोगों के बस का नहीं है कि इतना हम काम कर सकें। अथक परिश्रम करते हैं और उसके बाद भी चेहरे के ऊपर थकावट नहीं दिखाई देती। आपने बात करी कि 26 सालों में जो रिश्ते बन गए, वो कभी टूटते नहीं। कहते हैं लोग आपके बारे में कि आपकी ऑपोजिशन लीडर से भी बहुत बनती है। कि आपका जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं, वो भी राजनाथ जी से बात कर लेते हैं। मैंने बात तो मैं सबसे करता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी में आपकी तरफ लोग देखते हैं। सबसे करता हूँ, करता रहूंगा, और किसी के कहने से रुकने वाला कैसे ये कैसे मैनेज करते हैं? एक तरफ मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी अपनी जिंदगी में इम्पार्शियल रहेगा तो मैं समझता हूं कि ऐसी हालत नहीं पैदा होंगे कि बिल्कुल खटास पैदा हो जाए, बिल्कुल बिकरिंग ऐसी स्थिति पैदा हो, नहीं होगी। राणा जी, आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आप लेक्चरर भी रहे हैं, आपने फिजिक्स पढ़ा है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं। उसके बावजूद मैंने देखा कि आप लोग कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते हैं, कि कुछ भी करने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर को जरूर कंसल्ट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन। नहीं, ऐसा हमारे पास कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज देश की जनता से नहीं छिपाना चाहूंगा, क्योंकि मैं राजनीति में हूं। मैं अच्छे मुहूर्त का मैं यकीन रखता हूं। मेरी शादी भी हुई है तो मुहूर्त देखकर हुई है। कुछ बहुत ऐसे बड़े काम करने होते हैं तो मैं निश्चित रूप से अपने पंडित जी से मुहूर्त के बारे में मैं पूछता हूं। मैं स्पष्ट रूप से इस देश को बतलाना चाहता हूं, मैं देश को छलावा देकर धोखा में रखकर मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा। मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं। आपके पंडित जी उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करते। अच्छा, ऐसे पंडित जी नहीं है कि वो प्रेडिक्ट करें कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ये होगा। मुहूर्त वगैरह के बारे में पूछताछ करते हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि आप कभी कभी लोग बतलाते हैं, ये सभी बतलाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, तो कुछ बताया, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता कि कभी सारी चीजें 100% सही होती होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं आप एक समय में कबड्डी भी खेलते थे, ये बहुत जबरदस्त। तो पॉलिटिक्स में इससे कुछ मदद होती है कबड्डी के रूल से? कब खेलते थे, कब की बात है? अरे बचपन वगैरह में खेलते थे, 8th क्लास के पहले। अब तो कबड्डी एक नेशनल स्पोर्ट के रूप में सामने आ रहा है, उसको रिकॉग्निशन मिल रही है जी, काफी मिली है। अच्छा, लेकिन राजनीति में कबड्डी बड्डी खेलने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि मर्यादाओं का पालन करते हुए सही तरीके से साफ नियत से राजनीति करते चले जाइए, और जो होना होगा होगा। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि हम अपने माध्यम से इस देश को, इस समाज को, जिस समाज में हम काम कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। बराबर यही सोचते रहना चाहिए। कहीं पर कोई न मेंटल टेंशन होगा, न कहीं पर कोई परेशानी होगी। राजनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू देने के लिए और खुलकर हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।